हेलो दोस्तों, मैं समीर राज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बिलिस, एमलिस, यूजीसी नेट और जीआरएफ मैंने लगभग 4 बार क्वालिफाई किया हूं। और यह जो क्लास होती है वह बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए तथा राजस्थान लाइब्रेरियन और सभी स्टेट के सेट एग्जाम्स जिसमें लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप सभी को एक न्यूज बताना चाहता हूँ। न्यूज यह है कि जल्द ही बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है और एनवीएस के भी वैकेंसी आने का संकेत मिल चुका है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए। दोस्तों, आप सभी इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमें कुछ सहायता राशि भी प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको लगती हो कि यह क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जैसा कि हम लोग यूनिट 6 तक अभी तक पढ़े हैं हम लोग, और यूनिट से 7 में भी हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात कर रहे थे। और इसका एक प्रथम सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। तो इसी संदर्भ में यह दूसरा सेट है। और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए और क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो अब दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टिक से संबंधित है। और इसमें पूछा गया है कि जो स्टिक इज, जो स्टिक क्या है। ऑप्शन में है ए एन इनपुट डिवाइस, बी है एन आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्शन है एन स्टोरेज डिवाइस और डी ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आप सभी को बताना है। और क्लास शुरू करने से पहले एक चीज और आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो आप जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ उसको खुद से भी करते रहिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। और दोस्तों, जैसा कि कल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि दिसंबर सेशन वाला था। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके जितने भी यूनिट वाइज है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कंप्लीट हो चुका है, तो आप पाएंगे कि अधिकतर जो प्रश्न है हमारे क्लास से आए हैं। सभी प्रश्न तो नहीं आए हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रश्न है वह हमारे क्लास से ही आए हुए हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को कहता था कि जो ईयर वाइज है, और उस चीज को ईयर भी साथ में याद करते चलिए, ताकि परीक्षा में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो ऐसा कम से कम 4 या 5 प्रश्न थे जिसे ईयर के वाइज से सजाना था। और मैंने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो पढ़ाया हुआ था, जिसमें मैंने राज्य की कब लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू किया गया था, तो वो सब लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बताया था। तो उससे भी संबंधित 2 या 3 प्रश्न यूजीसी नेट में इस बार पूछा गया था। तो आप लोग हमारे क्लास से बने रहिए, जरूर ही आपको बहुत सारी बेनिफिट्स आपको इस क्लास के माध्यम से आप सभी को मिलेंगी। पहला प्रश्न था यही कि जो स्टिक क्या है। तो ये आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो स्टिक जो है वह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आईबीएम के बारे में पूछा गया है और बोला गया है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन,
थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक डाटा मैनेजमेंट और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो आप सभी भी बताइए कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और आईबीएम के बारे में मैं बता दूं कि आईबीएम जो कॉरपोरेशन था वह इसका जो शुरुआत हुआ था वह 1911 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और वह न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, न्यूयॉर्क याद रखेंगे, न्यूयॉर्क से यह शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका जो नाम पड़ा था वो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि यह जो है 1924 ईस्वी में इसका नाम आईबीएम का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पड़ा था। हालांकि आईबीएम की शुरुआत 1911 ईस्वी में ही हो गई थी और यह न्यूयॉर्क में शुरुआत हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फैसिमाइल ट्रांसमिशन इज, फैसिमाइल ट्रांसमिशन क्या है आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोफिल्म्स, सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, सी ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ टेलीग्राफिक कोड्स और डी ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो फैसिमाइल से संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है और इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फैसिमाइल ट्रांसमिशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आपसे पूछा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन द टर्म बैंडविड्थ डिनोट्स। बैंडविड्थ के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे कि बैंडविड्थ क्या होता है। ठीक है, सूचना संचरण के संबंध में बैंडविड्थ शब्द किस चीज को दर्शाता है यह आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है नेटवर्क टोपोलॉजी, सी ऑप्शन है चैनल कैपेसिटी और डी ऑप्शन है ट्रांसमिशन मीडिया। तो बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जो सूचना संचरण में बैंडविड्थ की हम लोग बात करते हैं तो बैंडविड्थ क्या होता है कि वह चैनल कैपेसिटी होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या होती है। नेटवर्क भी है तो बैंडविड्थ मापा जाता है। ठीक है, और उसमें ये भी रहता है कि नेट की स्पीड क्या है तो 2 गीगाहर्ट्ज उसका है या 3 गीगाहर्ट्ज है। उसी प्रकार बैंडविड्थ जो है वह चैनल कैपेसिटी को बताता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में कंटेन डिवाइस सच एज प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर्स। इसका ऑप्शन है आप सभी के लिए। ए ऑप्शन है राउटर्स, बी ऑप्शन है कंसेंट्रेटर्स, सी ऑप्शन है गेटवे और डी ऑप्शन है रिपीटर। तो बताइए आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा गेटवे। नि, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटोकॉल अनुवादक जैसे अनु उपकरण हो सकते हैं ऐसा पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन गेटवे है तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब गेटवे हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बेबीलोन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर। बेबीलोन किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ये आपसे पूछा गया है। और बेबीलोन के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि बेबीलोन जो है वह एमनोन ओबेडिया के द्वारा 1997 ईस्वी में दिया गया था। तो अगर हम लोग बेबीलोन की बात करें, बेबीलोन की बात करें तो यह जो है 1997 ईस्वी में एमनोन, याद रखिएगा इस नाम को, एमनोन एमनोन ओबेडिया इनके ही द्वारा मतलब बेबीलोन सॉफ्टवेयर दिया गया था 1997 में। और बेबीलोन जो है यह कौन सा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी, बी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, सी है ट्रांसलेशन और डी ऑप्शन है स्टैटिकल कैलकुलेशन। तो बेबीलोन जो है वह ट्रांसलेशन का कार्य करता है, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे।
अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम लोग EML, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो एक्सटेंसिबल मार्कअप भाषाओं पर लागू नहीं होता है, यह पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है इट इज कंपेटिबल विथ HTML। बी ऑप्शन दिया हुआ है इट इज यूजेबल ओवर इंटरनेट। सी ऑप्शन है XML डॉक्यूमेंट्स आर इजी टू क्रिएट। और डी ऑप्शन है इट हैज टू डू विथ सिमेंटिक्स टू डाटा। तो देखिए, जो मार्कअप लैंग्वेज में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो मार्कअप लैंग्वेज में हम लोग HTML का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसमें इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ती है। XML डॉक्यूमेंट आर इजी टू क्रिएट, XML डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं और यह क्रिएट करना, इसको बनाना आसान होता है। इट हैज़ टू डू विथ सिमेंटिक डाटा, ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। और पूछा ही गया है कि मार्कअप लैंग्वेज में कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन जो है वह डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है POP स्टैंड फॉर। तो POP जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि POP का जो प्रयोग होता है वह ईमेल सर्विस में इसका प्रयोग किया जाता है, मेल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। किसी भी मेल को प्राप्त किया जाता है तो POP प्रोटोकॉल के द्वारा ही मिलता है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रिंट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये तो होगा नहीं। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है आपको बी ऑप्शन में मिल जाता है। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्री ऑफिस प्रोटोकॉल नहीं होता है और ना ही पोस्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि ISDN से संबंधित है। और पूछा गया है कि ISDN सर्विस कौन कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ISDN सर्विसेज। तो ये आप सभी को बताना है कि ISDN की कौन कौन सी सर्विस होती है। और पहला ऑप्शन है RSS, सेकेंड ऑप्शन है टेलीटेक्स्ट, सी ऑप्शन है वॉइस मेल और डी ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस प्रश्न में आप सभी को यही बताना है कि ISDN सर्विस कौन सा है। तो देखिए, ISDN के जब हम लोग बात करते हैं तो ISDN में टेलीटेक्स्ट का जो सेवाएं होती हैं वो ISDN द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और यह 1969 ईस्वी में आया था, इस चीज़ को याद रखेंगे, 1969। और इसका फुल फॉर्म मैंने बताया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क होता है। और इसमें हम लोग टेलीटेक्स्ट की सेवाएं मिलती हैं, वॉइस मेल की सेवाएं भी इसके द्वारा इसके अंतर्गत आती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इसके अंतर्गत आती है, परंतु RSS जो होता है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन BCDR करेक्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ISDN। उस कथन की पहचान कीजिए जो ISDN के बारे में सत्य नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ISDN के बारे में सत्य नहीं है। तो हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, उसमें दिया हुआ है ISDN इज नॉट लिमिटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस ओनली। तो यह बात सही है, यह यह बात बिल्कुल सही है कि ISDN है सिर्फ वॉइस ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस पे कार्य नहीं करता है, बाकी ये इसके कार्य बहुत सारे हैं, जैसे टेलीटेक्स्ट में भी ये काम आते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी काम आते हैं, न कि सिर्फ वॉइस में काम आते हैं। तो यह बात सत्य है और प्रश्न में पूछा गया है कि सत्य नहीं है। ISD is simply a point to point solution like a lead line।
तो देखिए ये जो है पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन पे कार्य नहीं करती है, यह जो ऑप्शन है वह गलत है। और थर्ड ऑप्शन देखेंगे जिसमें बोला गया है ISDN इज प्योरली डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ISDN का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN जो होता है वो प्योरली डिजिटल कम्युनिकेशन है। ISDN प्रोवाइड वॉइस, जैसे कि मैंने बताया वॉइस, ठीक है, जिसको हम लोग वॉइस मेल कहते हैं, टेलीटेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट यहाँ भी है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो ट्रांसमिशन। तो ISDN जो है वो वॉइस, वीडियो और टेक्स्ट तीनों ही रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो गलत सेंटेंस दिया गया है वो ऑप्शन बी है, और इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल होस्टिंग सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल होस्टिंग सेवा नहीं है? ए ऑप्शन है वन ड्राइव, बी ऑप्शन है गूगल ड्राइव, सी ऑप्शन है लाइव ड्राइव, और डी ऑप्शन है एक्सबॉक्स लाइव। तो इसमें बताना है कि कौन सा फाइल जो है होस्टिंग सेवा नहीं है। तो देखिए जो वन ड्राइव के बारे में आप लोग जानते होंगे, वन ड्राइव जो है वह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है और यह फाइल होस्टिंग सेवा प्रदान करती है। गूगल ड्राइव भी एक प्रकार का क्लाउड है, तो गूगल ड्राइव भी फाइल होस्टिंग सेवा प्रदान करती है और यह गूगल द्वारा दिया गया है। लाइव ड्राइव भी फाइल होस्टिंग सेवा प्रदान करती है, परंतु एक्सबॉक्स लाइव जो है वह किसी भी प्रकार की फाइल होस्टिंग सेवा प्रदान नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर की विशेषता को पहचानना है। ए ऑप्शन है कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है ईज ऑफ यूज, सी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, और डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। तो जो मालिकाना सॉफ्टवेयर को हम लोग उसकी विशेषता को पहचानते हैं, तो उसमें है कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट आता है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर अगर लॉन्च किया गया है तो उसमें कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए और उसमें निरंतर डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। ईज ऑफ यूज होना चाहिए, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको यूज करने में आसान होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी पर सभी सॉफ्टवेयर में ट्रांसपेरेंसी नहीं पाई जाती है। डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट, इस प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है, एक प्रकार की जो सॉफ्टवेयर में विशेषता क्या होनी चाहिए, तो ए बी और डी यह इस प्रश्न का सही है। और ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी की भी निजता का सवाल होता है, तो उसको कंपनी या जो भी सॉफ्टवेयर निर्माता होते हैं वे अपने पास निजी रूप से सुरक्षित उसको रखते हैं, या इंस्क्रिप्टेड मोड में रहता है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा बल्कि कंटिन्यूटी डेवलपमेंट होता है। ईज ऑफ यूज मतलब कि आप उसे आसानी से प्रयोग में ला सकें, और डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट की फैसिलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर की विशेषता होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बिगिनर्स ऑफ इंटरनेट। निम्नलिखित में से किसने इंटरनेट की शुरुआत की थी? इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है निकनेट, सेकंड ऑप्शन है एलानेट, सी ऑप्शन है अर्पानेट, और डी ऑप्शन है लीजनेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्पानेट। और अर्पानेट इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, और कब हुई थी पूछा जाए आपसे तो 1969, इसको याद रखेंगे। आप सभी से पूछना चाहूंगा कि निकनेट की स्थापना कब हुई थी, अल्लानेट कब हुई थी, और लीजनेट की स्थापना कब हुई थी। इसका ईयर आप लोग बताएंगे हमको, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। सभी चीजें मैं ही नहीं बताऊंगा, आप लोग भी कुछ सर्च कीजिए ताकि लगे कि हाँ आपको भी इससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं। चलिए तो प्रश्न है अब, आपसे पूछा गया है कि डिसिमल नंबर 100 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। यानी कि 100 को डिसिमल नंबर में कैसे इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सबसे आसान जो उपाय है वह है, जैसे अगर 100 का पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो 100 में क्या कीजिए कि इसको ऐसे एलसीएम टाइप में डिवाइड कीजिए, 2 से करना रहता है, 2 से 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और एक जो है शेष हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ कट जाता है नंबर, जैसे 2 से 50 पूरा कट गया तो 0, 2 से 50 पूरा कट गया 25 करते हुए तो 0, फिर 2 से 12 बाई तो 1 बचता है तो 1, फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाता है तो 0, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी 0, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह 0 0 1 डबल 0। तो देखिए, ऐसा है कि आपसे पूछा गया है 100 के बारे में, ठीक है, तो 100 को बाइनरी नंबर में दर्शाना है, तो आप ऐसे लिख देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 250 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना शेष बच रहा है तो 0 बच रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 बार में जाएगा, और यहाँ पे कितना शेष बच रहा है तो 0। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 12 बार में होगा 24, और एक शेष बचता है, तो यहाँ पे कितना शेष बच गया 1। फिर 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ पे शेष कितना बचता है 0। फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे शेष 0 बचेगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इसको एक बार में, तो यहाँ पे एक शेष बचेगा, और यहाँ तो एक बच ही रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, इस क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में मैं बताता हूँ। यहाँ एक शेष बचा हुआ है जो कि डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ एक है तो 1, फिर वहाँ डबल 0 है तो डबल 0, और फिर 1, उसके बाद डबल 0। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह यही होगा 1100100, यह इसका डेसिमल फॉर्म हुआ है। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ 1100100 है, लेकिन ऑप्शन में ये गलती से एक शून्य अधिक है, इसको आप लोग काट देंगे, और इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं इसको, मतलब जो भी डेसिमल नंबर होते हैं उसको बाइनरी नंबर में इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 115 आपसे पूछा गया है कि इसके लिए बाइनरी संख्या में कैसे बदला जाता है, तो हम लोग उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो देखिए, इसमें भी हम लोग इसको 2 से सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, ठीक है, यानी 114 हो जाता है। तो यहाँ शेष कितना बच रहा है 1, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ भी एक शेष बच रहा है। फिर यहाँ 2 से डिवाइड हम लोग करेंगे तो 14, शेष कितना हो गया 0। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/0, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पे एक बच रहा है, और फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाता है, 1 शेष बच रहा है। तो इसका जो बाइनरी संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 डबल 0 1 1। हम लोग देखेंगे कि 1 1 डबल 0 1 1 कहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 1 डबल 0 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो यहाँ 2 1 या 2 करेंगे तो यहाँ पे भी एक बच रहा है आपको, और लास्ट में एक जो है
वह डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 111 0011, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न अब हम लोग करेंगे। आशा करते हैं कि इस चीज को आप लोग समझे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 3 जा 6 हो रहा है तो 1 बच रहा है, फिर 2 1 जा 2, तो 1 तो बच ही रहा है, और यहाँ भी 1 ऐसा बच रहा है जो कि डिविजिबल 2 से नहीं होता है, तो इसको भी लेते हैं। तो 111 00 और 11 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि आपसे पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह जो अवधारणा है वह किस पीढ़ी का है? ए ऑप्शन है सेकंड, बी ऑप्शन है थर्ड, सी ऑप्शन है फोर्थ और डी ऑप्शन है फिफ्थ। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एआई जिसे हम लोग कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वह पांचवी संस्करण, पांचवी पीढ़ी क्या है, यानी फिफ्थ जनरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग में आता है। मैंने आप सभी को बताया है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग आता है, सेकेंड जनरेशन में क्या आता था। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या प्रयोग होता था, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। और उसके बाद थर्ड जनरेशन आया तो इसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होने लगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होने लगा। फिर फोर्थ जनरेशन जब आया तो इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड चिप के जगह पे हम लोग फाइबर का प्रयोग करने लगे। और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है क्रॉलर्स आर रिलेटेड टू। आपसे पूछा गया है कि क्रॉलर्स क्या है। ए ऑप्शन है सर्च इंजन, बी ऑप्शन है डायरेक्टरीज, सी ऑप्शन है प्रोटोकॉल्स और डी ऑप्शन है नेटवर्क्स। तो क्रॉलर्स जो है वह एक प्रकार का सर्च इंजन है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अब। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, ये अगला जो है वह है व्हिच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग पिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पिंग मतलब किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है इस चीज को। तो टीसीपी है फर्स्ट ऑप्शन, बी है एआरपी, थर्ड ऑप्शन है आईसीएमपी, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है बूटपी। तो देखिए टीसीपी जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आप सभी को पता है कि इसका फुल फॉर्म जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और सेकंड ऑप्शन जो है एआरपी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसको याद रखेंगे। थर्ड जो है ऑप्शन दिया हुआ है आईसीएमपी, तो इसका फुल फॉर्म भी आप सभी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईसीएमपी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एआरपी का फुल होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और बूट पी जो है उसको हम लोग कहते हैं बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इतना चीज आपको मालूम होगा। और ये आपको पता नहीं होगा कि बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्या किस चीज को कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली जो है आईपी एड्रेस को असाइन करने का कार्य करता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस में। ठीक है, इसको लिखवा दूं या आप सभी याद रखिएगा। तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है जो कि ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पिंग किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप सभी के लिए वह होगा ऑप्शन सी आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है ये पिंग इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न से पहले आप सभी से पुनः एक आग्रह है कि यह हमारा फोन पे का क्यूआर कोड है, और इससे आप हमारे गिफ्ट स्वरूप में कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर, ब्लूटूथ
किसके लिए वायरलेस तकनीकी है, ब्लूटूथ के बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और डी ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो देखिए ब्लूटूथ का जो प्रयोग है वो हम लोग पर्सनली अपने यूज के लिए करते हैं और इसका ज़्यादा दूरी भी डिस्टेंस कवर नहीं करता है, यह मात्र मैक्सिमम 10 मीटर, कोई कोई 8 मीटर भी इसको मतलब सपोर्ट करता है। कोई कोई डिवाइसेज है जो 10 मीटर तक ब्लूटूथ डिवाइसेज सपोर्ट करती है। तो यह जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है डाटा ट्रांसमिशन से। तो इसमें पूछा गया है कि डाटा ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट वर्क ऑन, यानी इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन किस पर काम करता है, आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है सर्किट स्विचिंग, बी ऑप्शन है मैसेज स्विचिंग, सी ऑप्शन है पैकेट स्विचिंग और डी ऑप्शन है स्टैकेबल स्विचिंग। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को मैं स्विचिंग के बारे में बता दूं। स्विचिंग का काम है कि वह नेटवर्क प्रोवाइड करने का कार्य करता है और नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से स्विचिंग का क्या क्या कार्य है ये मैं आप सभी को बताऊंगा। तो जैसे सर्किट स्विचिंग की बात हम लोग करें तो सर्किट स्विचिंग का काम है कि ये दो नेटवर्क के बीच में, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो है एक कम्युनिकेशन सेशन का के दौरान कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि कनेक्शन बिटवीन, तो देखिए सर्किट स्विचिंग का जो कार्य है वह होता है कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क नोड्स फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ ए कम्युनिकेशन सेशन। किसी भी एक कम्युनिकेशन सेशन के दौरान में किसी भी दो नेटवर्क के बीच कनेक्शन प्रोवाइड कराना सर्किट स्विचिंग का कार्य होता है। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे मैसेज स्विचिंग के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैसेज स्विचिंग क्या होता है, तो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, यह भी एक नेटवर्क का कार्य करता है। और यह जो है ए नेटवर्क के स्विचिंग टेक्निक दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव इंटायर मैसेज। मैसेज स्विचिंग का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को, पर्सन को मैसेज भेजते हैं अपना, तो वह सेंड करने और रिसीव यानी प्राप्त करने का कार्य मैसेज स्विचिंग के माध्यम से ही होता है। यानी कि इसको हम सभी लिख सकते हैं कि अ नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक दैट अलाउज, देखिए मैसेज स्विचिंग के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो मैसेज स्विचिंग क्या होता है, तो ए नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक है दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो इसको याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न एक या दो आपको किसी भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। वैसे ही हम लोग पैकेट स्विचिंग की बात करें तो आपसे अगर पूछा जाए कि पैकेट स्विचिंग क्या होता है, तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी डाटा को भेजते हैं, ठीक है, किसी भी चीज डाटा को भेजते हैं तो वह डाटा जो पूरा रहता है एक डाटा, उसको खंड खंड में विभाजित करके पैकेट के रूप में विभाजित कर कर, और जो हम लोग आईपी एड्रेस के द्वारा उसको भेजते हैं, जिस एड्रेस पे भेजते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और आईपी एड्रेस जो होता है, तो उसके माध्यम से हम लोग इस डाटा को खंड खंड में बांटकर एक पैकेट स्वरूप में बांट के रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो उसमें हम लोग पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ मेथड, देखिए a method of sending data over a network by breaking it into smaller chunks। तो इसको हम लोग पैकेट स्विचिंग के अंतर्गत आता है। वैसे ही एक स्टेकेबल स्विचिंग होता है। स्टेकेबल स्विचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्विचेज होते हैं उसको एक सिंगल स्विच में, एक सिंगल स्विचेज में कन्वर्ट करने का कार्य स्टेकेबल स्विचिंग होता है। तो अगर इसको परिभाषित हम लोग करें तो हम लिख सकते हैं कि network technology that allows multiple switches to be connected to work as a single switches। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि डाटा ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क वर्क्स ऑन। तो प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन किस पर कार्य करता है, तो वह पैकेट स्विचिंग पे कार्य करता है। क्योंकि डाटा ट्रांसमिशन का मतलब हुआ कि हम लोग डाटा एक जगह से दूसरे जगह भेजने का कार्य करते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू, तो वह पैकेट स्विचिंग के अंतर्गत आ जाएगा। सर्किट स्विचिंग मैंने आपको पढ़ाया कि कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क नोड्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ए कम्युनिकेशन सेशन होता है। मैसेज स्विचिंग मैंने बताया कि ए नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक है एक प्रकार का दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। मैसेज को सेंड करना और रिसीव प्राप्त करने का कार्य मैसेज स्विचिंग के माध्यम से होता है। पैकेट स्विचिंग, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है,
इसका मतलब ही होता है कि ए मेथड ऑफ सेंडिंग डाटा ओवर ए नेटवर्क बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर चंक्स। और डी स्टेकेबल स्विचिंग के बारे में मैंने बताया कि बहुत सारे स्विचेज जो होते हैं उसको किसी एक स्विच में परिवर्तित करने का कार्य स्टेकेबल स्विचिंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, गिटहब इज ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर टू। गिटहब डेवलपर के लिए एक मंच है। इसमें ए ऑप्शन है शेयर सोर्स कोड होता है, अथवा कंपाइल सोर्स कोड हो रहा है, या ट्रैक चेंजेज एंड विजनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है, या होस्ट स्टैटिक वेब पेज होता है। तो यह बताना है कि गिटहब क्या है। पहले तो आप सभी इस चीज को जानिए। तो गिटहब क्या है कि गिटहब का जो आया था, डेवलप हुआ था, वह 2008 ईस्वी में हुआ था। देखिए सन ईस्वी में इसलिए बताता हूँ क्योंकि परीक्षा में उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सजाने के लिए पूछ दिया जाता है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि गिटहब क्या है और यह कब डेवलप किया गया था, तो आप उस तरह के प्रश्नों को कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो गिटहब जो है 2008 ईस्वी में आया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि गिटहब क्या है, तो ओपन सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम है। उसमें ऑप्शन बहुत सारा रहेगा कि ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपन सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम है, या बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ओपन सोर्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओपन सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, कोड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो होता है गिटहब है, ठीक है। और गिटहब एक वेब आधारित सेवा होता है। और इसका जो उपयोग क्या होता है, ये तो ओपन सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम है, और पूछा जाएगा कि इसका उपयोग क्या है, तो इसका जो प्रयोग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड जो होता है उसको स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? जो सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड, डेवलपर कोड होता है, इसको मैनेज और स्टोर करने के लिए होता है। स्टोर और मैनेज करने के लिए ये गिटहब का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस चीज को समझे होंगे कि गिटहब क्या है। तो गिटहब जो है 2008 ईस्वी में डेवलप किया गया था। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड जो होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम लोग डेवलप करते हैं तो वो कोड के माध्यम से उसे डेवलप किया जाता है, कोड के माध्यम से चलाया जाता है। तो उसको स्टोर करने का, उन सभी कोड को एक जगह स्टोर करना और उनको मैनेज करने का कार्य जो है वह गिटहब का होता है। और इसमें जो गिटहब जो है वह कैलिफोर्निया में सर्वप्रथम, इस चीज को भी याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में लॉन्च हुआ था। इस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे। तो गिटहब के बारे में और अगर मैं विस्तार से बताऊं, तो गिटहब एक डेवलपर कोड अपलोड कर सकता है। डेवलप का जो खासियत है वह है गिटहब पर कोड में बदलाव किया जा सकता है। गिटहब पर कोड में किए गए बदलाव जो होता है उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। गिटहब पर कोड में किए गए बदलाव को दूसरे यूजर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और गिटहब पर कोड में बदलाव का सुझाव भी दिया जा सकता है। गिटहब पर कोड में बदलाव के लिए कई भुगतान योजनाएं भी उपलब्ध होती हैं। तो ये सभी गिटहब का कार्य है। तो उसी कार्य में से और डेवलपर में से इसमें देखना है ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया कि शेयर सोर्स कोड, या अपने सोर्स कोड को शेयर कर सकता है, ठीक है। और दूसरा है कंपाइल सोर्स कोड। तो मैंने ये कहीं नहीं बताया कि गिटहब जो है सोर्स कोड जितने भी है उसको कंपाइल करता है। हाँ, स्टोर करेगा, मैनेज करेगा, लेकिन बहुत सारे कोडों को एक साथ कंपाइल करने का कार्य नहीं करता है, ठीक है। और थर्ड जो है ट्रैक चेंजेज एंड विजनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल ट्रैक कर सकता है गिटहब डेवलपर, उसको मतलब जो सोर्स कोड होता है या कोड होता है उसको उसको ट्रैक कर सकता है। होस्ट स्टैटिक वेब पेज, अभी जैसे मैंने सबसे अंतिम में बताया था कि वह होस्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब जो होना चाहिए वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। तो ए, सी, डी ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में आप देख पाइएगा कि ए, सी एंड डी आर करेक्ट दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह बी ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब। और गिटहब क्या है, मैंने ओपन सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम बताया।
ठीक है। इसका कार्य है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड को स्टोर और मैनेज करने का कार्य करता है, शेयर सोर्स कोड करता है, ट्रैक भी कर सकता है, और होस्ट स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं उसको होस्ट भी करने का कार्य करता है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि गिटहब आपने समझ गया। और गिटहब कब डेवलप किया गया था? तो 2008 ईस्वी में। और पूछा जाए कि कहाँ किया गया था, तो इस चीज को भी आप बखूबी बताएंगे कि कैलिफोर्निया में गिटहब को डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्हिच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल? कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक एनालॉग सिग्नल प्रसारित करती है? तो ए ऑप्शन है एफडीएम, बी ऑप्शन है टीडीएम, सी ऑप्शन है डब्ल्यूडीएम, और डी ऑप्शन है एसटीडीएम। तो देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे कि एफडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं और अभी मैं निरंतर पढ़ाई करता भी हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं चारों ऑप्शन जो दिए होते हैं, जहां तक हो सकता है मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप सभी से एक ही अनुरोध रहता है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेरी मनोबल बढ़ती है, और आप सभी के लिए जो नए नए वीडियो लाने के मन में इच्छा भी होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बताऊंगा आप सभी को, क्वेश्चन करने से पहले, कि आखिरकार इन सभी चीज का मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफडीएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम का फुल फॉर्म होता है। टीडीएम का वैसे ही आपसे अगर पूछा जाए तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा। इतना ही मैं टाइम लिख दूंगा तो आप समझ जाइएगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा। डब्ल्यूडीएम का मतलब हो जाएगा वेवलेंथ। इससे आप लोग अब एक बार जो मेरा ये वीडियो आप देख लिए तो आप थोड़ी ना भूलिएगा कि एफडीएम हो गया तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा, और टीडीएम हो गया तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, डब्ल्यूडीएम हो गया तो वेवलेंथ। क्योंकि टाइम, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कितनी बार 10th तक या 12th तक भी अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो इन सभी नामों से हम लोग परिचित हुए। तो डब्ल्यूडीएम क्या होता है? वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। उसी प्रकार से एसटीडीएम पूछा जाएगा तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। एस से हो जाएगा, एस से हो जाता है स्टेटिकल, स्टेटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक, ठीक है। और ये जो मैंने एफडीएम बताया था, इसमें और भी चीज आप जोड़ सकते हैं, फ्रेंचाइजी, डिलीवरी, मैनिफेस्टो, क्योंकि वो सब पे ये काम करता है। हालांकि आप लोग याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और आपसे अब प्रश्न में पूछा गया है कि व्हिच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल? देखिए, एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल। अब आप लोग को मैं बता दूं कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है। तो एनालॉग आप लोग देखे होंगे पहले के जमाने में, जो पेट्रोल पंप पे हम लोग तेल भराने जाते थे बाइक में या गाड़ी में, तो उस समय एनालॉग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। उस समय हाथ से वैसे घुमाया जाता था, और उसमें जो जब पेट्रोल गिरता था तो खट 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 आवाज करके उसका मीटर चलता था, ठीक है। तो वो क्या था? वो एनालॉग सिग्नल था। और अभी जो आधुनिक पेट्रोल पंप पे हम लोग जाते हैं, तो आधुनिक पेट्रोल पंप पे हम लोग डिजिटल देखते हैं, या बाइक भी देखते हैं। तो बाइक में भी आप देख सकते हैं कि दो तरह का जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, एक तो एनालॉग लगा रहता है और एक डिजिटल रहता है। डिजिटल में क्या रहता है? फुल्ली स्क्रीन रहता है, और उसमें डिजिटली रूप से आपको स्पीड, पेट्रोल कितना है, सब बताया जाता है। परंतु एनालॉग में होता है, एक गोल प्रकार की आकृति होती है, उसमें 10, 20, 30, 40, 50 लिखा रहता है, और 1 किलोमीटर का स्पीड दिया रहता है। जैसे जैसे आपका बाइक का या कार का छक्का मूव करता था, तो उस प्रकार से वो जो एक एरो होता था वो आगे बढ़ते जाता था। तो वो एनालॉग का डिफिनेशन था। और अब तो डिजिटल से आप लोग पूर्णतः परिचित हैं। तो आपसे पूछा गया है कि विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल? यहाँ पे एनालॉग सिग्नल की बात कर जा रही है। हालांकि एनालॉग ट्रांसमिशन डिजिटल क्या होता है इसका मैंने उदाहरण दिया। तो एनालॉग सिग्नल के में किस किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो एक तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें हम लोग स्टैटिकल टाइम, सॉरी, इसमें हम लोग एक डब्ल्यू टी एम, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं।
तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का हम लोग प्रयोग मुख्यतः हम लोग एनालॉग सिग्नल में किया करते थे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर यह कार्य करता था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड सी आर करेक्ट। तो आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, और इसका जो मैंने फुल फॉर्म बताया उस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अपाची के बारे में। अपाची क्या है? अपाची यहाँ पे बाइक के बारे में नहीं पूछा गया है जो कि टीवीएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अपाची क्या है इसमें पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है वेब सर्वर, बी ऑप्शन है डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है सर्च इंजन और डी ऑप्शन दिया हुआ है गेटवे। ठीक है, तो आपसे अपाचे के बारे में पूछा गया कि अपाचे क्या है। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बताऊं कि अपाचे कब आया था। तो अपाचे आया था, अपाची बाइक नहीं समझ लीजिएगा आप सभी। अपाचे जो है वह 1995 ईस्वी में आया था। ठीक है, और अपाची क्या है एक प्रकार का, तो यह वेब सर्वर, यहाँ पे वेब सर्वर की हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का चूंकि क्लास है तो वेब सर्वर है। अपाची क्या है? वेब सर्वर है, इसको याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का फ्री जो है फ्री ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। तो यह क्या है? अपाची क्या है? अपाची वेब सर्वर है। और किस प्रकार का वेब सर्वर है? तो फ्री ओपन सोर्स, फ्री भी है और ओपन सोर्स है, यानी जो चीजें ओपन सोर्स होती है वो फ्री ही होती है। और वेब सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? तो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। आपसे यही प्रश्न में पूछा गया था कि अपाची क्या होता है, तो यह वेब सर्वर होता है। आशा करता है कि आप सभी मेरे इस क्लास को एक बार जो अच्छे से देख लेंगे तो इन चीजों को भूलिएगा नहीं आप सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई ऑनलाइन स्टोरेज एंड सर्चिंग डिवाइसेस फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से ऑनलाइन संग्रहण और खोज उपकरणों की पहचान करें। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा है जो कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है और जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। क्योंकि इसमें जो टर्म्स लिखे हुए हैं हो सकता है कुछ टर्म्स को आप सभी कभी इससे पहले पढ़े भी नहीं हो। तो शुगर साइंस है ए ऑप्शन में, बी है ओपन ड्राइव, सी है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। वाइपर साइंस फोर्थ ऑप्शन है। तो इसमें पूछा गया है कि ऑनलाइन संग्रहण खोज, यानी कि एक प्रकार का क्लाउड सर्विस जो प्रदान करती है, तो वो पूछा गया है। और खोज उपकरण यानी सर्चिंग डिवाइसेस की पहचान करना है। तो सबसे पहले तो मैं बताएं कि शुगर साइंस जो है वो उसका जो 2 नवंबर 2009 ईस्वी में कैलिफोर्निया में लॉन्च हुआ था। कैलिफोर्निया में ये डेवलप किया गया था। ओपन ड्राइव की हम लोग बात करें तो ये 2005 ईस्वी में डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था अगर आपसे पूछे जाए तो डैमलर ड्राइविंग। ठीक है, और इसके साथ में सिमुलेटर स्टगट, इनके द्वारा ओपन ड्राइव की खोज की गई थी, मतलब डेवलप किया गया था। ड्रॉप बॉक्स की हम लोग बात करें तो ये जो है सितंबर 2008 ईस्वी में डेवलप किया गया था। ठीक है, और ये ईयर बताने का मुख्य कारण यही होता है कि अगर प्रश्न आपसे यही दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इन चारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं, और इसमें दे दिया जाएगा कि कौन सा पहले होगा, बी, सी, ए, तो आप ऐसे इसको आराम से बना सकते हैं। तो वाइपर साइंस की अगर हम बात करें तो यह अगस्त 2007 ईस्वी में डेवलप किया गया था। अगर आपसे इस प्रश्न को पलट कर पूछ दिया जाए कि आप इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए तो आराम से सजा देंगे। सर्वप्रथम बी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। इसीलिए मैं ये ईयर लिखवाता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे और याद करने में परेशानी हो, लेकिन आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि सभी का डेवलप ईयर मैंने बता दिया। अब इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा ऑनलाइन सर्च स्टोरेज और सर्चिंग डिवाइसेज है, तो इसमें से जो है शुगर साइंस, ओपन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जो है, ये तीनों ही जो है वह स्टोरेज और
सर्चिंग डिवाइसेस के रूप में कार्य में आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी आर करेक्ट। ठीक है, और ये सभी जो है क्लाउड सर्विस का कार्य करते हैं, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सुगर सेंस ए क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन स्टोरेज एंड सर्चिंग डिवाइसेज वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन। सबसे पहले सुगर सेंस जो कि एक प्रकार का ऑनलाइन स्टोरेज और सर्चिंग डिवाइस के रूप में कब जारी किया गया था, सर्चिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो जैसे कि मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया था कि यह नवंबर 2009 ईस्वी में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और यह जो है एंड्रॉयड, आईओएस, मैकओएस और विंडोज पे भी कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये जो है सुगर सेंस वह एंड्रॉयड में भी काम करता है, आईओएस में भी काम करता है और विंडोज पे भी कार्य करता है, और साथ ही साथ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मैक ओएस, इस पे भी ये कार्य करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें पूछा गया आपसे कि ड्रॉप बॉक्स के बारे में पूछा गया है, जो कि मैंने बताया कि सितंबर 2008 ईस्वी में इसे डेवलप किया गया था। वही प्रश्न है, ड्रॉप बॉक्स ए फाइल होस्टिंग सर्विस वाज फर्स्ट रिलीज इन। जैसे कि पिछला प्रश्न में मैंने ये बताया था कि ये तीनों जो है सुगर साइंस, ओपन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स है, वह स्टोरेज और सर्चिंग डिवाइस है। वाइपर साइंस के बारे ड्रॉप बॉक्स के बारे में बताया था। ठीक है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ड्रॉप बॉक्स की सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी। तो ये भी मैंने बताया था कि 2008 ईस्वी में इस सेवा को शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे वन ड्राइव के बारे में है, और वन ड्राइव इज ए फाइल होस्टिंग सर्विस ऑफ। वन ड्राइव की फाइल होस्टिंग सेवा है, गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, एप्पल की है, या इनमें से किसी की नहीं है। तो आप सभी को पता होगा, गूगल का तो गूगल ड्राइव आता है, और एप्पल जो है वन ड्राइव आता है। ठीक है, सॉरी, एप्पल जो है आईओएस पे कार्य करती है तो उसकी एक अपनी ड्राइव है, और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वन ड्राइव का कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। और वन ड्राइव कब आया था, तो इस चीज को भी याद रखेंगे, अगस्त 2007 ईस्वी में जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वन ड्राइव को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इमरजेंस। निम्नलिखित को उसके उद्भव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि मैं बताता ही हूँ कि उद्भव के क्रम में अथवा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए प्रश्न आते हैं, और अक्सर ऐसे प्रश्न आपको यूजीसी ने जीआरएफ में, और अब तो जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, असिस्टेंट लाइब्रेरियन को हो अथवा लाइब्रेरी असिस्टेंट को हो, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आम बात है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, और डी ऑप्शन है चिप। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन में है, आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। फिर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का शुरुआत किया, उसके बाद इन्हीं ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में संजोया गया जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। तो ये थर्ड जनरेशन में कार्य में आया, और चिप का प्रयोग जो फोर्थ जनरेशन में हुआ। तो इसको हम लोग सजा देंगे CBAD। CBAD आप ऑप्शन सी में बखूबी देख सकते हैं, CBAD। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम। देखिए प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम से पूछा गया है, तो पहले तो आप लोग समझिए कि प्लेगरिज्म होता क्या है। तो प्लेगरिज्म को हम लोग साहित्यिक चोरी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम किसी दूसरे को कृति को बखूबी चुरा लेते हैं, तो उसे प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है। कभी भी हम लोग शोध करते हैं तो अपन किसी का रिफरेंस उसमें देना आवश्यक होता है। अगर हम किसी की कृति को पढ़ के उससे अपने शोध में ले रहे हैं तो उसका रिफरेंस देना अति आवश्यक होता है। अगर आप बिना रिफरेंस दिए उनके वो चीज अपने प्रयोग में लाते हैं तो उसे प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने की प्रणाली नहीं है। तो ए ऑप्शन में है कोपिलिक्स, बी ऑप्शन में है वाइपर, सी ऑप्शन है पेपरेटर, और डी ऑप्शन में है जेबरा। तो देखिए कोपिलिक्स, वाइपर और पेपरेटर तीनों ही
साहित्यिक चोरी की प्रणाली है एक प्रकार की, जबकि जेब्रा ऐसा नहीं है। जेब्रा एक ओपन सोर्स होता है, ठीक है। और यह जो है एक्सएमएल और मार्क पे कार्य करता है। जेब्रा क्या है? ओपन सोर्स है, और यह एक्सएमएल और मार्क पे आधारित होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है ISO 9960 इज रिलेटेड विद। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD रोम। बी ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर। सी ऑप्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और डी है स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग। तो ISO से संबंधित एक क्लास है मेरे प्ले लिस्ट में, उसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो भी 12-15 ISO है, ज़्यादा का मैंने लेंदी क्लास नहीं लिया है, 12-13 मिनट का होगा। उसको आप देखिएगा, उस ISO से एक ना एक प्रश्न आप जरूर हल कीजिएगा अपने परीक्षा में। तो ISO 9960 जो है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD रोम हो जाएगा। और ये इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ISO 9960 जो है वह स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD रोम होता है। इसको 3-4 बार लिखिएगा, पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है लाइकोस इजे। लाइकोस क्या है? ए ऑप्शन है सर्च इंजन, बी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी ऑप्शन है डाटाबेस, और डी ऑप्शन है डाटाबेस वेंडर। तो लाइकोस जो है वह, मैं बता दूं कि 1994 में, ठीक है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया था लाइकोस। और लाइकोस क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ ISDN। निम्नलिखित में से कौन सा ISDN की विशेषताएं नहीं है, आपसे पूछी गई है। ए ऑप्शन है साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन। सेकेंड ऑप्शन है सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। सी है क्रिएटर्स एंड कंबाइंड पैकेट्स। और पी डी ऑप्शन है प्रोग्राम टू विजिट वेब पेजेस। तो प्रोग्राम टू वेब विजिट वेब पेजेस नहीं होगा, ISDN का कार्य नहीं है। और क्रिएट्स द कंबाइंड पैकेट्स भी ISDN का कार्य नहीं होता है। ISDN का जो फुल फॉर्म होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। ये चीज़ें मैंने आप सभी को बताया था, और फर्स्ट इसे 1988 में डिफाइन किया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद करेंगे, ठीक है। और ISDN का जो कार्य होता है वह साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसमिशन का कार्य होता है। सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को सेट करने का कार्य भी ISDN का होता है। जबकि पैकेट स्विचिंग में मैंने बताया था क्रिएट एंड कंबाइंस पैकेट्स किसका कार्य है, वो आप समझ सकते हैं ऑप्शन से। और प्रोग्राम टू विजिट वेब पेजेस, ये भी आप समझ सकते हैं कि ये ISDN का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो सॉरी, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ए एंड बी, चूंकि पूछा गया है कि विशेषताएं नहीं है, और ए और बी तो इसकी विशेषताएं हैं। ए और बी जो ऑप्शन है विशेषताएं हैं। विशेषताएं कौन सी नहीं है? तो सी और डी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि सी एंड डी आर करेक्ट। तो इस हिसाब से जो ऑप्शंस दिया हुआ है सी एंड डी करेक्ट होगा, चूंकि पूछा गया है आपसे कि कौन सी विशेषताएं नहीं है। कौन सी विशेषताएं हैं अगर पूछी जाती तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होता है। ए एंड बी आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। निम्नलिखित में से कौन वेब पर औपचारिक संचार की सुविधा प्रदान करता है? ए ऑप्शन है विकीज, बी ऑप्शन है चैट, सी ऑप्शन है RSS फीड, और डी ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वेब पर औपचारिक संचार की सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न में एक तो औपचारिक संचार की सुविधा प्रदान करने में आप विकीज को ले सकते हैं, और दूसरा जो है क्योंकि ये वेब पर संचार, इसमें विकिपीडिया आप लोग नाम सुने हैं, तो उसी विकीज है। तो विकीज पे आप सूचना प्राप्त करते हैं वेब पे। और एक होता है RSS फीड, ठीक है। ये दोनों ही जो ए और सी है, चैट तो हम लोग करते हैं, लेकिन ये एक एप्लीकेशन के द्वारा भी इसको संचालित किया जाता है।
और स्प्लिट स्क्रीन का मतलब होता है कि किसी स्क्रीन को कि बड़े स्क्रीन को दो भागों में बांटकर मतलब उसका उपयोग करना है, अथवा आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो है वेब पर औपचारिक संचार की जो सुविधा प्रदान करने की कार्य है वो एक विकीज की होती है और एक आरएसएस फीड की होती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ए एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैसिलिटीज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब, निम्नलिखित में से कौन वेब पर अनौपचारिक संचार की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन वही है, ए विकीज, बी चैट, सी आरएसएस फीड और डी स्प्लिट स्क्रीन। तो विकीज और आरएसएस फीड की पिछली बार हम लोगों ने बात की थी। तो वेब पे ये दोनों प्रदान करते हैं, संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, परंतु यह फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रदान करते हैं। और आपसे पूछा गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो चैट और स्प्लिट स्क्रीन जो होगा वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रदान करता है, इनफॉर्मल। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन सी में बखूबी देख सकते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब बी एंड डी आर करेक्ट होता है। देखिए, मेरी जो क्लास है वो थोड़ा लंबी होती है और इसमें आप लोग बोर नहीं होइए। इसको आराम से कान में ईयरफोन लगाकर अच्छे से बढ़िया से फ्रेश मन से देखिए। आप ये सभी जो प्रश्न कर लेंगे तो फिर आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। आप मेरे क्लास को देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और किसी भी पीछे पूछे गए प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। उसमें से अभी तक मैंने जितना पढ़ाया 50 to 60 या कहीं कहीं तो 80% तक, किसी किसी सेट में 80 to 90% सेट तक मेरे सवालों मैंने जो कराए हैं या एक्सप्लेनेशन किया है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बखूबी ये लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑन द वेब, हु बहू क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मैं चीज जो जिस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, तो उससे संबंधित उन चारों ऑप्शन से भी संबंधित आपसे प्रश्न आपको सेट में मिलेंगे। आप नहीं विश्वास हो तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। ठीक है, और देखिए कि मेरे क्लास से सेट आता है कि नहीं। अदर टीचर्स की भी क्लासेस देखिए और उससे कंपेयर कीजिए कि मेरे क्लासेस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या अदर टीचर्स की। ऐसा नहीं है कि अदर टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, परंतु आप मेरे क्लास को भी एक बार देखिए, मौका दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही जवाब बी एंड डी आर करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हु आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल के विकास से कौन जुड़े हैं? ए ऑप्शन है चार्ल्स बुचमैन, बी ऑप्शन है आईएसओ, सी है एमआईटी, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता होगा, यूएसए में है, और यूसीएलए कैलिफोर्निया। तो इसमें आपको बताना है कि हु आर एसोसिएटेड, ओएसआई मॉडल के विकास से कौन जुड़े हैं। तो इसका आंसर बहुत आसान है, चार्ल्स बुचमैन एक तो याद रखिएगा, और आईएसओ मॉडल बनाने में आईएसओ का योगदान है। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट। ओएसआई मॉडल के विकास में कौन जुड़े हैं, तो इसको तो अवश्य ही याद रखिएगा। ठीक है, ओएसआई मॉडल को बनाने में चार्ल्स बुचमैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आईएसओ का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। देखिए, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर मैं आप सभी को बता दूं, कम से कम 8 या 10 हैं। तो उन 8-10 को ईयर वाइज याद कर लेंगे और ये भी याद कर लेंगे कि किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस देश में प्रयोग किया जाता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, ये मैंने बताया, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। और ए ऑप्शन है टर्नटिन, बी ऑप्शन है आइथेंटिकेट, सी ऑप्शन है ट्यूलिप्स और डी ऑप्शन है वेरीगाइड। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो टर्नटिन की बात करें हम लोग, तो ये तो है, और 1997 ईस्वी में इसको डेवलप किया गया था। आइथेंटिकेट भी साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है 2004 ईस्वी में डेवलप किया गया था। और ट्यूलिप्स नहीं है, ये आप सभी भी जानते हैं। और वेरीगाइड जो है
इसको चाइना में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको सर्वप्रथम शायद हांगकांग इंस्टीट्यूट ऑफ हांगकांग में प्रयोग किया गया था, और ये जो है 2016 में डेवलप किया गया था। तो ईयर तो आप जरूर याद कर लेंगे कि टर्नटिन जो है 1997, आइथेंटिकेट जो है सॉफ्टवेयर जो है वो 2004 ईस्वी में डेवलप किया गया था, और वेरीगाइड जो कि एक चाइनीज सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग 2016 ईस्वी में डेवलप किए थे। तो ए, बी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन बी आप बखूबी देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है ए, बी एंड डी आर करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। आपसे पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म। तो HTML का आप सभी को फुल फॉर्म बखूबी पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। HTML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ पे ही देख सकते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि और सारे ऑप्शन में दिया हुआ है सिंपल जनरलाइज, सिंगल जनरल मार्कअप और स्टैंडर्ड ग्रुप मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। सही जवाब हो जाएगा HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। HTML कब आया था इस चीज को याद रखिएगा। तो यह उसका उद्भव 1986 याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो प्रश्न है GML जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, और सी ऑप्शन है IBM, और डी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो देखिए जनरल मार्कअप लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वह IBM के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था HTML कब आया था, तो 1986 में आया था। और GML के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो GML पहले आया था 1969 में आया था। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। HTML 1986, GML 1969। कभी सजाने के लिए आ जाए कालानुक्रमिक में, यानी कि टाइम पीरियड के अनुसार कौन पहले आया कौन बाद में आया उद्भव के अनुसार, तो पहले GML आएगा फिर HTML आएगा। GML है 1969, और HTML होता है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, वो 1986 में आया था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो HTML तो IBM के द्वारा बनाया गया था, और किस स्टैंडर्ड पे कार्य करता है HTML, तो इसको याद रखिएगा ISO 8879 1986। ये जो लिखा हुआ है ये ईयर है, उद्भव ईयर। और किस ISO पे कार्य करता है, तो 8879। इस चीज को आप सभी याद रखेंगे। ISO 8879 किसके लिए है, तो HTML के लिए है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। GML का फुल फॉर्म होता है जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज कब आया था, तो 1969 में आया था। और HTML कब आया था, तो 1986 में आया था। और GML किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। इतना चीज तो आप सभी याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके पहले एक और बता दूं मेमेक्स के बारे में, जो कि आपको प्रश्न पूछा गया है कि द टर्म मेमेक्स वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। मेमेक्स सबसे पहले किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? ऑप्शन ए है टेड नेल्सन, बी ऑप्शन है वेनिवर बुश, सी ऑप्शन है माइकल बकलैंड, और डी ऑप्शन है JCR लिंकडायर, लिंकली डायर। अब जो प्रोनाउंसिएशन करे, थोड़ा टेढ़ा नाम है। तो मेमेक्स जो है वह वेनियर बुश के द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था इस शब्द को। और कब गढ़ा गया था, तो 1945। इस चीज को भी याद रखेंगे। मैं यहाँ एक चीज लिखवा देता हूँ, MEMEX, मेमेक्स हो गया 1945 में। इस चीज को याद रखेंगे। वैसे ही अगर आपसे पूछ दिया हाइपर मीडिया से क्वेश्चन आती है और आगे आएगी, तो हाइपर मीडिया कब आया, तो 1965 याद रखिएगा। मेमेक्स 1945, हाइपर मीडिया 1965, इस चीज को याद रखेंगे। और GML मैंने बताया जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, जो कि 1969। और SGML मैंने बताया। तो
ये कब आया था? 1986, 1986। और किस आईएसओ पे कार्य करता है? तो आईएसओ 8879 पे कार्य करता है। आशा करते हैं ये चारों याद रखिए। मान लीजिए इसी में आपको चारों देकर पूछ लिया जाए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सजाइए, तो आराम से आप सब जा सकते हैं, है कि नहीं? ए बी सी डी एकदम लाइन से ही है। इस चीज को याद कर लीजिएगा, अनुरोध है आपसे। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, क्लास जरूर देखते हैं परंतु लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए। और आपके लाइक से ही मेरे वीडियो का और प्रचार प्रसार होगा, ताकि यूट्यूब उसको बढ़ावा देगा। तो मेरे लिए तो इतना आप लोग कर सकते हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मेथड यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म डिटेक्शन। फिर प्लेगरिज्म से संबंधित एक प्रश्न है। प्लेगरिज्म से संबंधित इसलिए प्रश्न है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, और ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष में पूछे गए ही हैं किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की पहचान करनी है। इसमें ए ऑप्शन है टर्म अकुरेंस एनालिसिस, बी ऑप्शन है एपीआई टेस्टिंग, सी ऑप्शन है साइटेशन बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन, और डी ऑप्शन है लोकल सिमिलरिटी असेसमेंट। तो इसमें बताना है कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन हम लोग किस किस आधार पर करते हैं। तो देखिए, टर्म अकुरेंस एनालिसिस भी करते हैं कि हम लोग उस किसी शब्द का, जब भी हम लोग शोध करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस शब्द, किसी एक ही शब्द का बारंबार 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 प्रयोग करें। तो टर्म एक्यूरेंस माने उस टर्म को कितनी बार आती है उसका एनालिसिस भी किया जाता है। एपीआई टेस्टिंग नहीं किया जाता है। एपीआई इंडेक्सिंग एक होता है जिसमें किसी भी शोधकर्ता का एपीआई होता है, उसका एपीआई स्कोर होता है। तो ये प्लेगरिज्म से संबंधित नहीं है। साइटेशन बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन जी बिल्कुल यह आता है इसके अंतर्गत। और लोकल सिमिलरिटी असेसमेंट मतलब सिमिलरिटी कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है, ये भी प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए सी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन में बखूबी देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर आप रिसर्च से संबंधित प्रश्न कराइए। तो चूंकि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में हम लोग को प्लेगरिज्म भी पढ़ना है और प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है, तो उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। हालांकि मैं यूनिट 9 जब कराऊंगा तो वो रिसर्च से संबंधित होगा, और रिसर्च का भी मैं क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा। तो जिनने भी अगर ये क्वेश्चन पूछा था कि उसका प्रश्न कराने के लिए, तो मैं कराऊंगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मेरे क्लास आने में थोड़ी देर जरूर लगती है, लेकिन आती है और बखूबी बढ़िया आती है। चलिए, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस हैव स्पॉन्सर्ड द टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव्स। निम्नलिखित में से किस संघ ने टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव को प्रायोजित किया है? तो ऑप्शन है एसीएल, बी ऑप्शन है एसीआरएल, और सी ऑप्शन है एएलएलसी, और डी ऑप्शन है एसीएच। तो इस प्रश्न को मैं कराऊंगा, इसका सही जवाब बताऊंगा, परंतु अभी इस समय इसका फुल फॉर्म जो टीईआई होता है, टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह एक तो टीईआई के रूप में एसीएल का प्रयोग होता है, ठीक है। सेकंड जो है एएलएलसी का प्रयोग किया जाता है, और थर्ड जो है एसीएच का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब एसीडी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरेंज इन सीक्वेंस द मीडियम यूज्ड फॉर वर्चुअल रेफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रोग्रेस। वर्चुअल रेफरेंस के लिए उपयोग किए गए माध्यम को उसकी प्रगति के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ए ऑप्शन है वेब फॉर्म, बी ऑप्शन है आस्क अस क्वेश्चन, सी ऑप्शन है ईमेल, और डी ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग। तो इसमें हम लोगों को वर्चुअल रेफरेंस के लिए मतलब उपयोग जो किए गए माध्यम है उसको प्रगति के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ईमेल एक नंबर स्थान पे। सेकंड जो है वह आ जाएगा वेब फॉर्म, ठीक है। थर्ड जो है वह आ जाएगा आस्क सर्विस, ठीक है। पहले तो ईमेल आवश्यक है, फिर वेब फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद आस्क ए सर्विस,
और लास्ट में डी में आ जाएगा सोशल नेटवर्किंग। तो इसको अनुसार हम लोग सजाएंगे तो हो जाएगा CABD। CABD हम लोग देखेंगे कहाँ है, तो CABD आप बी ऑप्शन में देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है और इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का घटक नहीं है। ए ऑप्शन है स्पाइडर, बी ऑप्शन है इंडेक्स, सी ऑप्शन है सर्च और रिट्राइवल मैकेनिज्म और डी ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का घटक नहीं है। तो खोज इंजन के घटक के रूप में स्पाइडर आता है, इंडेक्स का भी प्रयोग किया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। सर्च और रिट्राइवल मैकेनिज्म भी आता है। जैसे भी आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो आप पाएंगे कि उससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपके मोबाइल पे दिखाई जाती है अथवा स्क्रीन पे दिखाई जाती है। नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक, नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब पूछा गया है कि खोज इंजन का घटक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न में पूछा गया है इन व्हिच लेयर मैक एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर इज असाइंड टू नेटवर्क इंटरफेस। कंप्यूटर का मैक पता किस परत में नेटवर्क इंटरफेस को सौंपा जाता है। मैंने OSI पढ़ाया था आपको, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरफेस आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। OSI लेयर कितने होते हैं तो इसका मैंने पिछले क्लास में PDN TSPA करके पढ़ाया हुआ है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये चीजें मैंने बताया था। तो आशा है कि आपने देखा होगा उस क्लास को, आपको याद भी होगा। तो आप इस प्रश्न को कीजिए, कंप्यूटर का मैक पता किस परत में नेटवर्क इंटरफेस को सौंपा गया है। तो ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, बी है डाटा लिंक लेयर, सी है नेटवर्क लेयर और डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कभी भी जो एड्रेस होता है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है वह डाटा लिंक लेयर में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछने से पहले आप सभी को बताऊं कि आज आप सभी इस QR कोड के माध्यम से मुझे कुछ गिफ्ट दे भी सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता हो कि क्लास अच्छी है तो कोई भी सहयोग राशि आप हमें मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगा। और प्रश्न है अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप इन प्रोग्रामिंग। क्रम में व्यवस्थित करें प्रोग्रामिंग में कदम, यानी इसको सीक्वेंस में सजाना है। ए ऑप्शन है प्रोग्राम कोड, बी ऑप्शन है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, सी ऑप्शन है प्रोग्राम टेस्ट और डी ऑप्शन है प्रोग्राम डिजाइन। जब भी किसी प्रोग्राम बनाया जाता है तो सबसे पहले किस चीज का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को भी पता है किसी चीज को भी बनाने से पहले उसका डिजाइन आवश्यक होता है। तो प्रोग्राम डिजाइन पहले स्थान पे आएगा। उसके बाद उसको कोड दिया जाता है तो वो प्रोग्राम कोड सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। तो यह सही क्रम है। पहले तो डिजाइन किया जाएगा, फिर प्रोग्राम कोड का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद प्रोग्राम टेस्ट होगा और पुनः सबसे अंतिम में प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इस प्रश्न का सही जो अरेंजमेंट है वह हो जाएगा DACB। हम लोग देख रहे हैं, इसमें नहीं है DACB। आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे विच टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड्स फास्टर सर्वर एक्सेस। कंप्यूटर नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी तेजी से सर्वर एक्सेस प्रदान करती है। मैंने पिछले क्लास में रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सभी जितने भी प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया है। यह ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर है परंतु आपको किसी भी सब्जेक्टिव क्लास से कम नहीं है। और सबसे ज्यादा जो फास्टर सर्विस प्रोवाइड करता है वह तो एक तो बस टोपोलॉजी है, तो वह तो स्लो स्पीड प्रदान करता है। एक हो जाएगा आपको रिंग टोपोलॉजी और सेकंड हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। ये इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा तेज है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। आप ऑप्शन सी चेक कीजिए,
इसमें बी एंड डी आर करेक्ट दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा। ट्रेनिंग टेपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये सभी मैंने पिछले क्लास में बताया है। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा होगा तो बखूबी आप इस सब से परिचित होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि इंटरनेट फिल्टरिंग है एक फॉर्म ऑफ सेंसरशिप, बी है एक्सेप्टेबल यूजर पॉलिसी, सी ऑप्शन है एसेक्स टू इनएप्रोप्रिएट मटेरियल और डी ऑप्शन है ब्लॉकिंग इंटरनेट फैसिलिटी। तो आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट फिल्टरिंग क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए फॉर्म ऑफ सेंसरशिप को हम लोग इंटरनेट फिल्टरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है बाय BIOS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, जो कि इसमें शामिल नहीं होता है। सेकंड है बूट स्ट्रैप प्रोग्रामिंग, बूट स्ट्रैप प्रोग्रामिंग क्या होता है, बूट स्ट्रैप नेटवर्किंग क्या होता है, वो मैंने पढ़ाया है पिछले प्रश्न में। तो ये होता है BIOS के अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्राम इसके अंतर्गत नहीं आता है, और BIOS के अंतर्गत कन्वर्ट कैरेक्टर टू कोड प्रोग्राम आता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, अगर ये सभी प्रश्न आपके सर के ऊपर से जा रही है तो चिंता नहीं करने की कोई जरूरी नहीं है, अभी आप इसे याद रखेंगे। मैं जब सब्जेक्टिव क्लास कंटिन्यू पूरा करूंगा अच्छा से, मैं इसका कंटेंट अभी तैयार कर रहा हूँ, तो आप सभी को इस सब चीजों का बहुत अच्छे और विस्तार से एक्सप्लेनेशन देखने को वहां मिलेगा। आप हमारे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगला प्रश्न है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF इज कंसर्न्ड विथ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का संबंध है। तो ए ऑप्शन है फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक फॉन्ट टाइप साइज। RTF यानी इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का संबंध है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट में फॉन्ट टाइप होता है, साइज होता है, तो ये तो इससे संबंधित होगा। सेकंड है ट्रांसपोर्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो इसमें चूंकि टेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अलग अलग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में ट्रांसपोर्टिंग का कार्य भी RTF का होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं प्रश्न से। थर्ड ऑप्शन है मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग। तो मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग का कार्य RTF का नहीं है। फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन बाइनरी कॉन्सेप्ट पे भी ये आधारित नहीं होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि टेम्पलेट इज टेम्पलेट क्या है। तो ए ऑप्शन है स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन, बी ऑप्शन है रिकर्सिव रूटीन, सी ऑप्शन है असेंबलर प्रोग्राम, या डी ऑप्शन है IO मेजर मींस इनपुट आउटपुट मेजर। तो टेम्पलेट जो होता है वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तथ्य को आप सभी याद रखेंगे, याद रखने वाली चीजें हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ए टेक्निक डिस्प्लेइंग ग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन पिक्सल बाय पिक्सल विथ बिट्स हेल्ड इन मेन मेमोरी इज। स्क्रीन पर ग्राफिक्स जानकारी प्रदर्शित करने वाली तकनीक मुख्य मेमोरी में रखे बिट्स के साथ पिक्सल द्वारा पिक्सल क्या है। ए ऑप्शन है बिट हैंडलिंग, बी ऑप्शन है बिट मैपिंग, सी ऑप्शन है बिट पैटर्न और डी ऑप्शन है बिट मैट्रिक्स। तो ये बिट हैंडलिंग, बिट मैपिंग, बिट पैटर्न और बिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैं आप सभी को क्लास के माध्यम से बताऊंगा। हालांकि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिट मैपिंग जो है, बिट मैपिंग के द्वारा जो है स्क्रीन पे हम लोग जो भी ग्राफिक्स जानकारी प्रदर्शित करने वाली तकनीक है, मुख्य मेमोरी में रखे बिट्स के साथ पिक्सल द्वारा पिक्सल है, तो उसे हम लोग बिट मैपिंग के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, जो भी आप डिस्प्ले पे ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन देखते हैं पिक्सल बाय पिक्सल के रूप में, बिट्स के रूप में, तो वो बिट मैपिंग के द्वारा ही आप लोग देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बिट मैपिंग है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया ऑफ फॉर वेब इवैल्यूएशन। वेब मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मापदंड हैं।
ए ऑप्शन है रिवीजन, बी ऑप्शन है रिस्पॉन्स टाइम, सी ऑप्शन है फॉर्मेट और डी ऑप्शन है अचीविंग फैसिलिटी। तो कभी भी वेब इवेल्युएशन जो होता है उसके मापदंड के अंतर्गत जो है वो एक तो रिस्पॉन्स टाइम आता है और जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, और दूसरा है अचीविंग फैसिलिटी इसके अंतर्गत आती है। जबकि फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं रहता है, कई प्रकार की फॉर्मेट होते हैं और रिवीजन से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है बी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप सी में देख सकते हैं। ऑप्शन सी में बी एंड डी आर करेक्ट है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर वेब इवोल्यूशन, तो इस चीज को याद रखेंगे कि वेब मूल्यांकन के लिए हम लोग रिस्पॉन्स टाइप और अचीविंग फैसिलिटी मापदंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन के घटक हैं। ए ऑप्शन है स्पाइडर, बी ऑप्शन है टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, सी ऑप्शन है सर्च मैकेनिज्म और डी ऑप्शन है इंडेक्स। तो किसी भी खोज इंजन के घटक में स्पाइडर का प्रयोग होता है। सर्च मैकेनिज्म में उसका मुख्य, चूंकि खोज इंजन के ही हम लोग बात कर रहे हैं सर्च इंजन की, और सर्च मैकेनिज्म ही ना हो तो फिर उसे खोजने में किसी भी तथ्य को या इंफॉर्मेशन को बहुत ही मुश्किलात हो जाएगी। तो सर्च मैकेनिज्म होगा और उसका एक इंडेक्स भी होता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग मुख्यतः एक प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी मैसेज या इथी ट्रांसमिशन करने का कार्य करते हैं। तो ये इसके खोज इंजन के घटक में नहीं आएगा, और स्पाइडर, सर्च मैकेनिज्म और इंडेक्स इसके आंसर होंगे, जो कि आप ए सी डी आर करेक्ट ऑप्शन बी में देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास के वर्ष के अनुसार निम्नलिखित की व्यवस्था करें। ए ऑप्शन है जावा, बी ऑप्शन है विजुअल बेसिक और सी ऑप्शन है सी प्लस प्लस, डी ऑप्शन है कोबोल। तो जैसा कि मैं आपसे बारंबार कहता रहता हूं कि जो ईयर है उसको तो आप लोग अवश्य ही याद कर ले। तो जावा कब आया था, तो जावा 1995 में आया था, जेम्स गोसलिंग के द्वारा दिया गया था। विजुअल बेसिक्स की बात करें तो यह 1991 में इसका उद्भव हुआ था। सी प्लस प्लस की बात करें तो स्ट्रेमैन द्वारा 1985 ईस्वी में दिया गया था, और कोबोल जो है एक प्रकार का लैंग्वेज है, तो वह 1959 ईस्वी में लैंग्वेज दिया गया था। सी प्लस प्लस 1985, विजुअल बेसिक 1991 और जावा 1995। इसको अगर हम लोग क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पाएंगे कि डी सी बी ए इसका सही क्रम होगा, और आप लोग डी सी बी ए खोजेंगे तो आपको ऑप्शन डी में डी सी बी ए बखूबी देखने को मिलेगा, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। तो आप सब याद कर लेंगे जावा कब था, तो 1995 एकदम याद, इसको एक नजर में याद होना चाहिए आपको। विजुअल बेसिक्स पूछ दिया जाए कब है, तो 1991। सी प्लस प्लस पूछ दिया जाए, स्ट्रेमन इस तरह का नाम है, उनके द्वारा 1985 में, और कोबोल पूछ दिया जाए तो कोबोल क्या है, लैंग्वेज है, 1959 में इसका हुआ था। तो ये चारों याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उसमें आपसे पूछा गया है कोबोल स्टैंड फॉर, यानी कोबोल 1959 में आया था, पुनः मैं बताता हूँ। और कोबोल का 50 फॉर्म फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बाकी सभी ऑप्शंस को आप भूल जाइए, सिर्फ इसे याद रखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हालांकि और भी ऑप्शंस देखेंगे, इसमें करेंट है तो ये तो होगा नहीं, करेंट नहीं होगा, कॉमन बाइनरी नहीं होता है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो इसमें पूछा गया है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलपमेंट, तो मैंने बताया था कि जेम्स गोसलिंग द्वारा 1995 ईस्वी में जावा प्रोग्राम को डेवलप किया गया था 1995 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा। और बर्ने स्ट्रैटमैन मैंने बताया था कि सी प्लस प्लस का इन्होंने किया था और 1985 में। ठीक है, चलिए लाव मंटोली के बारे में भी अगले
क्वेश्चन में आएगा कुछ क्वेश्चन के बाद कि इन्होंने किस चीज की खोज की थी। ठीक है, विजुअल बेसिक्स वाज डेवलप्ड बाय, आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है ओरेकल कॉर्पोरेशन, बी ऑप्शन है सन माइक्रो सिस्टम, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो विजुअल बेसिक्स में मैंने बताया था कि क्या है। तो विजुअल बेसिक्स के बारे में मैंने ये है कि यह जो है 1991 में इसका उद्भव हुआ था। और यह किसके द्वारा उद्भव किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। और यह क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजुअल बेसिक्स क्या है, तो यह जो है थर्ड जनरेशन इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इतना आप सभी याद रखेंगे, ज्यादा याद करने की जरूरी नहीं है, इतना से भी आप सभी का काम चल जाएगा। तो विजुअल बेसिक्स क्या है, तो 1991 ईस्वी में आया था और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। और यह क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसमें पूछा गया है ऑटो अपस्टेटिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर टू। ऑटो अपस्टेटिंग में कंप्यूटर का उपयोग शामिल है। ए ऑप्शन है स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन है प्रिपेयर इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, सी ऑप्शन है पिकअप सिग्निफिकेंट वर्ड्स और डी ऑप्शन है अरेंज वर्ड्स इन ऑर्डर। तो देखिए, ऑटो अपस्टेटिंग जो होता है कंप्यूटर में उपयोग में लाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट शामिल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ डिफरेंट नोड्स इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड एंड हाउ दे कम्युनिकेट आर डिटरमाइंड। एक नेटवर्क में विभिन्न नोड्स कैसे जुड़े हुए हैं और वे कैसे संवाद करते हैं, यह निर्धारित किया जाता है। तो ए ऑप्शन है बाय नेटवर्क कनेक्टिविटी, बी ऑप्शन है बाय नेटवर्क टोपोलॉजी, सी ऑप्शन है बाय नेटवर्क कंपेटिबिलिटी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाई नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, बाई नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा जो है ये निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि एम एस डॉस से संबंधित है। और एम एस डॉस मैंने बताया हुआ है कि एम एस डॉस की स्थापना जो हुई 1981 में हुआ था। और एम एस डॉस का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। ये ऑप्शन देखिएगा, मशीन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन है मशीन डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इसका फुल फॉर्म नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल सही है और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एम एस डॉस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है और इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1981 में दिया हुआ है एम एस डॉस और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1981 में मिक्रोस आया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। जिस तरह से मैंने बताया था कि जावा आया था 1995 में, उसी प्रकार से याद कर लीजिएगा एम एस डॉस जो है वह 1981 में आया था और सी प्लस प्लस जो है 1985 में आया था। कोबोल पूछ लिया जाए तो कोबोल 1959 में आया था। ठीक है, और विजुअल बेसिक्स मैंने बताया था। इतना तो मैं एक ही क्लास में अभी ही बताया। विजुअल बेसिक्स जो है 1991 में है, यह भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और यह जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। इस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न, बी आई ओ एस ईजे क्या है, तो बेयोस के बारे में बताया है। तो ए है एप्लीकेशन प्रोग्राम, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है बूटिंग सॉफ्टवेयर और डी है प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। तो प्लेगरिज्म तो है नहीं और BIOS जो है वह डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे कि वह जो है बूटिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। नहीं मार के आ लीजिएगा इसमें, ठीक। एप्लीकेशन प्रोग्राम भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। BIOS अगर पूछा गया है आपसे कि BIOS क्या है, तो वह एक प्रकार का बूटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, द टर्म ओपन सोर्स वाज क्वाइंड बाय। ओपन सोर्स शब्द किसने के द्वारा गढ़ा गया था, मैंने बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है क्रिस्टिन पीटरसन के द्वारा
गढ़ा गया था। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रिस्टिन पीटरसन। क्रिस्टिन पीटरसन के द्वारा ओपन सोर्स शब्द गढ़ा गया था। ये मैंने पिछले शायद प्रश्न में करवा चुका हूँ। तो दोस्तों यह हम लोगों का लास्ट प्रश्न था इस क्लास का। और थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी को कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में शामिल होने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारा चैनल आप सभी को पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रहा है, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर कर जुड़ सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जहां अधिक संख्या होने के बाद मैं, और अभी कम संख्या भी है, तो मैं समय समय पे वहाँ पे नई वैकेंसीज की डिटेल्स देते रहता हूँ। और क्विज कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल से, मुझे थोड़ा समय का अभाव रहता है, इस कारण से हो सकता है कि मैं क्विज लगातार तो नहीं लाता हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको आने वाले समय में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और ग्रुप का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस। और आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, तो आप 7991102709 जो कि व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है हमारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस का। इसके माध्यम से आप हमारे जो इच्छा हो वह आप गिफ्ट स्वरूप हमें उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए हम दिल से आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।